अमर चित्रक था। जलियांवाला बाग। ब्रिटिश राज के खात्मे की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में घटी। वह घटना ब्रिटिश शासन की निरंकुशता के जीते जागते उदाहरण के रूप में सभी भारतीयों के मन में हमेशा ताज़ा रहेगी। निहत्थे भारतीयों के इस नृशंस जनसंहार से संपूर्ण विश्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। जलियांवाला बाग। 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में गहरी अशांति थी। लोगों को ब्रिटिश शासन दमनकारी भी महसूस हो रहा था और अक्षम भी। लोग परेशान होकर कह रहे थे, तुम कहते हो कीमतें बेहद जब गई हैं, मगर मैं क्या करूं? सरकार हमसे कर भी तो ज्यादा ले रही है। सरकार हमारी मदद के लिए कुछ नहीं कर रही। भाई, कर कैसे सकती है? सरकार को तो यह बिल और वह बिल पास करने से ही फुर्सत नहीं। लो, अब रॉलेट बिल की बारी है। मगर हमें क्या, हमसे इससे क्या मतलब है? भाई, तुम गलत सोचते हो। अगर सरकार चाहे तो सिर्फ शुबहे पर तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। रॉलेट एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है। गांधी जी कहते हैं कि रॉलेट एक्ट हमारे राष्ट्र का घोर अपमान है। देश के अन्य भागों की तरह अमृतसर के लोग भी गांधी जी को मार्गदर्शक मानते थे। जैसे जैसे रॉलेट एक्ट की निंदनीय धाराओं का पता चलता गया, उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष बढ़ता गया। वकीलों की एक सभा में एक वकील ने कहा, हम भारतीय 30 करोड़ हैं और सिर्फ 2 लाख अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं। दूसरा वकील बोला, मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो। सिर्फ 2-2 चांटे मारकर हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, नहीं, हिंसा नहीं। गांधी जी का तरीका स्वाभिमान के साथ साथ दूसरों का सम्मान भी सिखाता है। यह कहने वाले थे प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। मार्च 1919 में कई सभाएं हुईं। ऐसी एक सभा वंदे मातरम सभागृह में हुई, जहां वक्ता बोल रहा था, हथकड़ियां और बेड़ियां ही तुम्हारे गहने हों, जेल ही तुम्हारा मंदिर मस्जिद हो, तब स्वतंत्रता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। ऐसी अनेक सभाओं में गांधी जी के विचार समझाए जाते। इन सभाओं में एकमात्र गांधीवादी डॉ सत्यपाल सर्वाधिक प्रभावशाली वक्ताओं में होते थे। वे भाषण में बोलते थे, सत्याग्रह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह धर्मयुद्ध है और इसका आरंभ आत्मा की शुद्धि से होना चाहिए। इसके लिए गांधी जी चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग 30 मार्च को एक दिन की हड़ताल करें। 30 मार्च प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया और कामकाज पूरी तरह ठप रहा। कोई दुकान नहीं खुली, सड़कें वीरान थी। शाम को जलियांवाला बाग में हुई एक सभा में 30,000 से अधिक लोग मौजूद थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू सभा में बोल रहे थे, अंग्रेजों को हमने इस देश में बुलाया नहीं था, न हम उन्हें यहाँ रखना चाहते हैं। जब ऐसी सरकार रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों के तहत हमें हुक्म दे तो हमें अपनी अंतरात्मा और परवरदिगार का ही हुक्म मानना चाहिए और सरकार के हुक्मों की अवज्ञा करनी चाहिए, मगर हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। सत्य हमारे पक्ष में है और सत्य की विजय होगी। डॉ सत्यपाल बोले, खूब कहा डॉक्टर साहब। 30 मार्च की सभा पूरी तरह सफल रही। हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। लोग कह रहे थे, हम सीधे सादे लोग हैं, मगर स्वतंत्रता प्रेम के नशे में चूर। चाहे जान चली जाए, पर हम आजादी हासिल करके रहेंगे। हम बंदूकों, तलवारों और आग से नहीं डरते। मगर बाद में खबर आई कि गांधी जी ने हड़ताल का दिन बदलकर 6 अप्रैल कर दिया था, ताकि सारे देश को उसकी तैयारी का मौका मिले। डॉ सत्यपाल बोले, अब हम क्या करें? डॉक्टर सैफुद्दीन ने कहा, कोई बात नहीं, 6 अप्रैल को दोबारा हड़ताल करेंगे। पहली को हम रिहर्सल समझेंगे। 6 अप्रैल की हड़ताल भी पहले जैसी ही सफल रही। उस दिन बाद में लगभग 50,000 लोग एक सभा में शामिल हुए।
जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बदरुल इस्लाम खां ने की। वे बोले, हम यहाँ रॉलेट एक्ट रद्द करने की मांग करने इकट्ठे हुए हैं। लोगों ने नारे लगाए, हाँ, रॉलेट एक्ट रद्द करो, काला कानून रद्द करो। डा सत्यपाल और डॉक्टर किचलू इस सभा में नहीं बोले, क्योंकि सरकार ने उनके सभाओं में भाषण देने पर पाबंदी लगा दी थी। डॉक्टर बदरुल ने कहा, हम मांग करते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और डा किचलू पर सभाओं में भाषण की पाबंदी का हुक्म खारिज किया जाए। लोगों ने नारे लगाए, सत्यपाल जिंदाबाद, किचलू जिंदाबाद। अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर अर्निंग बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, हाँ, लगता है इन किचलू और सत्यपाल का लोगों पर बड़ा प्रभाव है। उनके कहते ही लोग हड़ताल कर बैठते हैं। वह दिन बिना किसी परेशानी के शांति से गुजरा, मगर डिप्टी कमिश्नर का विचार था कि हड़ताल तो पहला कदम है, ताकत की आजमाइश का। इससे बुरा आगे घटने वाला है। वह सोच रहा था, अगर दंगा हो गया तो हमारी सेना तो सिविल लाइंस की रक्षा करने को भी काफी नहीं होगी। हमें तब शहर के इसमें से 9 हिस्से भगवान के भरोसे छोड़ने पड़ सकते हैं। इसलिए उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से और सेना भेजने को कहा। 9 अप्रैल को राम नवमी थी। इस हिंदू त्योहार पर बरसों में पहली बार हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों का एक विशाल और शांत जुलूस भीड़ भरी सड़कों पर निकला। लोगों ने नारे लगाए, गांधी महाराज की जय, किचलू जी की जय, सत्यपाल जी की जय। हिंदुओं ने खुले आम मुसलमानों के हाथ का पानी पिया। नारे लगाए गए, हिंदू मुसलमान की जय, हिंदू मुसलमान की जय। यह दृश्य डिप्टी कमिश्नर ने एक इमारत के बरामदे से देखा और सोचने लगा, इन दोनों संप्रदायों में मेल, यह तो बुरा संकेत है। जब डिप्टी कमिश्नर ऊपर बरामदे में दिखाई पड़ा, तो जुलूस के साथ का बैंड राजभक्ति का गीत गॉड सेव द किंग बजाने लगा। डिप्टी कमिश्नर सोचने लगा, जरूर कुछ गड़बड़ है, लगता है ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मगर आम तौर पर भीड़ का व्यवहार संयत था। उसी शाम जब डिप्टी कमिश्नर अर्निंग अपने बंगले पर लौटा, तो उसे एक आदेश मिला। कर वह बोला, गवर्नर ओडायर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का एक नगर, निर्वासित करने का आदेश भेजा है। अर्निंग ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक अपने बंगले पर बुलाई और कहा, मुझे लगता है अगर हमने किचलू और सत्यपाल को निर्वासित किया तो यह खबर मिलते ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? कोई सुझाव? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक रणनीति ने की। अर्निंग बोला, ठीक, तो हम रेलवे स्टेशन, सिविल लाइंस और छावनी की हिफाजत के लिए घुड़सवार दस्ते तैनात रखेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, और जरूरत के लिए पैदल सैनिकों का दस्ता और हथियारबंद पुलिस कोतवाली में। 10 अप्रैल को बातचीत के बहाने से किचलू और सत्यपाल को डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर बुलाया गया। थोड़ी देर बाद उन्हें अंग्रेज पुलिस के साथ 2 अलग-अलग कारों में ले जाया गया। पुलिस शिकार टोली के भेष में थी। इस सारे एहतियात के बावजूद घंटे भर में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, डॉ सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को निर्वासन। उत्तेजित जनसमूह विरोध में सड़कों पर जमा होने लगे, नारे लगने लगे, हमारे नेता गिरफ्तार हो गए, दुकानें बंद करो, सारा काम बंद करो। शीघ्र ही ये छोटे समूह मिलकर 50,000 की विशाल भीड़ बन गई। ये साधारण नागरिक थे, पूर्णतः निःशस्त्र। भीड़ कहने लगी, हम डिप्टी कमिश्नर से ही अपील करेंगे। निर्वासन का हुक्म उन्हें रद्द करना होगा। उसे हमारे नेता लौटाने होंगे। हमारे नेता लौटाए जाएं, वरना हम जान गंवाने को तैयार हैं। रास्ते में उन्हें अनेक यूरोपीय दिखे, मगर भीड़ ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे तो केवल अपनी मांगे अधिकारियों तक पहुंचाने की फिक्र में थे। भीड़ कह रही थी,
हम डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे। हमारे नेता कहाँ हैं? हमें वे वापस चाहिए। गलियों से होती हुई भीड़ सिविल लाइंस पहुंचने के लिए हाल बाजार और उस सड़क के बैंकों के सामने से गुजरकर गाड़ी पुल पहुंची। तभी भीड़ ने कहा, देखो, गाड़ी पुल पर घुड़सवार दस्ते हैं। भीड़ कह रही थी, वे हमें सिविल लाइंस में नहीं घुसने देंगे। बढ़ते रहो, डरो मत। और सैनिक दस्ते पुल पर लौट गए। भीड़ उनके पीछे चली। प्रचंड तूफानी लहर की तरह उत्तेजित भीड़ आगे बढ़ी। जब लोग लगभग पुल के उस पार पहुंच गए, घुड़सवार सैनिक हताश होकर मुड़े और भीड़ पर गोली चला बैठे। धाए 3-4 आदमी मरे और अनेक घायल हुए। भीड़ चिल्लाने लगी, बचाओ, इसे गोली लगी है। इससे लोग भड़क उठे। वे सड़क के किनारे मरम्मत के काम के लिए जमा पत्थर उठाकर सैनिकों पर फेंकने लगे और कहने लगे, हमें अपने दोनों नेता वापस चाहिए, वरना हम मरने को तैयार हैं। तब 2 सैनिक घोड़े से उतरे और पुलियों की ओट लेकर गोली चलाने लगे। 6-7 गोलियां चलते ही भीड़ रुक गई, क्योंकि कई लोग घायल हो गए थे। इनमें 16 साल का एक लड़का बुरी तरह जख्मी था। वहां मौजूद डॉक्टर धनपत राय उसकी मदद को गए, मगर उसने उन्हें हटा दिया और बोला, मैं तो मर रहा हूं, आप मेरे भाइयों की मदद कीजिए। हिंदू मुसलमान की जय। अगले क्षण उसने दम तोड़ दिया। इस बीच लोग अन्य स्थानों पर भी एकत्र हो गए थे। एविंसन पार्क में प्रमुख नागरिक भीड़ को शांत रखने में सफल हुए। हालांकि 30,000 से अधिक लोग वहां जमा थे। नेता ने भीड़ से कहा, हिंसा नहीं, उन्हें गोली चलाने का बहाना मत दो। मगर इस भीड़ में से कुछ लोग पैदल पुल तक बढ़ गए। अचानक उनका सामना वहां तैनात छोटी सी सैनिक टुकड़ी से हुआ। एक क्षण वे फिट गए, पर फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग सैनिक दल पर पत्थर फेंकने लगे और कहने लगे, हमें जाने दो, हम डिप्टी कमिश्नर से मिलना चाहते हैं। पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्लोमर टुकड़ी का नायक था। वह बोला, पीछे रहो, हम तभी गोली चलाएंगे जब तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे। कुछ वकीलों ने तुरंत कहा, कृपा करके गोली मत चलाइए, लोगों को हम वापस शहर ले जाएंगे। 10 अप्रैल को 12:30 बजे तक हर तरफ भीड़ थी। गाड़ी पुल पर, पैदल पुल पर, रेलवे के गोदामों के पास, एचिंसन पार्क में और हॉल दरवाजे, हाथी दरवाजे और लोहगढ़ दरवाजे से निकलती हुई भीड़ बढ़ती गई। बाजारों से ले जाए जा रहे मृतकों और घायलों को देखकर भीड़ में बदले की भावना भड़क गई। तनाव बढ़ने लगा। भीड़ चिल्लाने लगी, मारे गए, मारे गए। हाँ, यह मर गया, गोरों ने मार डाला, हम गोरों को मार डालेंगे। असंगठित, नेताविहीन जनसमूह उत्तेजित भीड़ बन चुका था। 10-20-30 आदमियों की टोलियों ने लाठियां लेकर रेलवे गोदामों और तारघर पर हमला किया। हाल बाजार में भीड़ जब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के सामने से गुजर रही थी, किसी ने उसकी खिड़की पर पत्थर फेंका। इसने जैसे सिग्नल का काम किया। भीड़ का मिजाज बदल गया। अचानक वह हिंसक हो उठी। मैनेजर और उसके सहकारी, दोनों अंग्रेज थे। उन्हें पीट कर मार डाला गया और बैंक में आग लगा दी गई। पास के 2 अन्य बैंकों पर भी हमला करके उन्हें लूट लिया गया। मजे की बात थी कि ये बैंक पुलिस कोतवाली के बहुत पास थे। कोतवाली जिन 2 भारतीय अफसरों के ताबे में थी, उन्होंने मदद को कोई कोशिश नहीं की। एक जगह रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर आक्रमण हुआ, मगर भीड़ में से एक आदमी बोला, इस बेचारी पर हमला मत करो, भली रानी थी वह। दूसरे ने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। मगर अधिकांश जगह क्रुद्ध भीड़ पूर्णतः विवेकहीन हो गई। कूचा कौड़ियामवाला में साइकिल पर जा रही अंग्रेज महिला को शेरवुड का कुछ गुंडों ने निर्दयता से पीछा किया। उसके सिर पर जोर से वार करके उसे साइकिल से गिरा दिया गया।
भीड़ के लोगों ने कहा, मर गई यह तो। चलो, चलो, यहाँ से चलें। गुंडे उसे वहां पड़ी छोड़कर भाग गए। बाद में कुछ दुकानदार उसे होश में लाए और उसका प्राथमिक उपचार किया, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि इसके बाद वह लंबे अरसे तक बहुत बीमार रही। यूरोपियों के लिए शहर असुरक्षित हो गया था। सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी स्मिथ ने यूरोपीय स्त्रियों और बच्चों को सशस्त्र सैनिकों के संरक्षण में गोविंदगढ़ किले में ले जाने का इंतजाम किया। उसी रोज शाम तक वे सुरक्षित किले में पहुंच गए। 10 अप्रैल की शाम के 5:30 बजे पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल मेजर मैकडॉनल्ड लाहौर से 175 बलूच और 125 अंग्रेज पैदल सैनिकों के साथ आ पहुंचा और बोला, मी अर्निंग, ब्रिगेडियर जनरल डायर से अमृतसर पहुंचने को कहा गया है। अर्निंग ने कहा, हाँ, मुझे भी संदेश मिला। जब तक डायर आए, आपको सब संभालना होगा। उस रात मेजर मैकडॉनल्ड शहर में गश्त लगाने निकला तो बोला, सब शांत है। यकीन नहीं आता कि कल ही यहाँ लोग हिंसक हो उठे थे। 11 अप्रैल को और सैनिक आ गए और उन्हें शहर के विभिन्न भागों में तैनात सैनिकों की जगह संभालने भेजा गया। उस शाम अमृतसर के ऊपर 2 हवाई जहाज उड़े। जो कुछ हुआ था उससे अमृतसर के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने इसके लिए सरकार को दोष दिया। लोग कह रहे थे, एक जहां बैंकों और दुकानों को लूटा और जलाया जा रहा था, वहां तो सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर दूसरी जगहों में निर्दोषों को गोली मारी। मकबूल, सरकार क्या कर सकती है अगर लोग लूटपाट करें? मैं बताऊं वह क्या करे। सबसे पहले तो अहिंसा में विश्वास रखने वाले और लोगों को शांत रख सकने वाले व्यक्तियों को निर्वासित न करे। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने कई जिम्मेवार नागरिकों को बुलाकर चेतावनी दी कि आपने हिंसा नहीं रुकवाई तो उसका परिणाम बुरा होगा। इस पर मकबूल महमूद ने दुख जताना चाहा। वह बोला, हमें अफसोस है जनाब कि इतने लोगों ने जान से हाथ धोया। डिप्टी कमिश्नर बोला, हमने अपने आदमियों के जले हुए मुर्दे देखे हैं और तुम्हें अब अफसोस हो रहा है। तुम्हें अफसोस तब होना चाहिए था जब तुम बेवकूफी भरी सभाओं में शामिल हो रहे थे। बाद में जब वे जाने लगे तो एक सिख ने कहा, और हमारे जो आदमी मरे उनके लिए कौन जिम्मेवार है? मकबूल महमूद बोला, चुप, ये लोग भले कम संख्या में हों मगर अब भी ताकतवर हैं। एक दिन हम इनसे आजाद होंगे, तब हम दोनों तरफ के बेकसूर मृतकों का मातम मना सकेंगे। 11 अप्रैल को रात के 9 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर अमृतसर पहुंचा। उसी रात रेलवे स्टेशन पर रेल के डिब्बे में उसने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के साथ चटपट मशवरा किया। डिप्टी कमिश्नर डायर से बोला, सारा शहर अंग्रेजों के खिलाफ है, हम घिर गए हैं, नागरिक शासन टूट गया है, शहर अब आपके सुपुर्द है, अब आप जो भी कर सकते हो करें। इस तरह 12 अप्रैल की सुबह डायर ने कार्यभार संभाला और आदेश दिया, शहर का मुआयना करने को हवाई जहाज भेजो और सड़कों पर नजर रखो। इस हवाई मुआयने की खबरें उसे शीघ्र ही मिली। सर, शहर के विभिन्न भागों में लोग जमा होने लगे हैं। डायर बोला, ठीक है, हम महत्वपूर्ण जगहों की नाकेबंदी करके अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करेंगे। स्थानीय जनता को ब्रिटेन की ताकत दिखाकर प्रभावित करने को सुबह 10 बजे डायर ने शहर का गश्त लगाया, मगर कई जगह लोगों ने ढिठाई दिखाई और सिपाहियों को देखकर जमीन पर थूका और नारे लगाए, एकता में हमारी शक्ति है, हिंदू मुसलमान की जय। डायर ने गोली नहीं चलवाई। उसने सोचा, अभी गोली चलाने से कोई फायदा नहीं, इस भीड़ से कोई खतरा नहीं, पर बाद में हम इन्हें सबक सिखाएंगे। 13 अप्रैल को डायर ने उर्दू और पंजाबी में एक आदेश जारी किया। मुनादी वालों ने इसे जगह जगह जोर से पढ़ा,
रात 8 बजे के बाद अगर कोई सड़कों पर दिखा तो उसे गोली मारी जा सकती है। एक जगह 4 से ज्यादा आदमी जमा होना गैरकानूनी माना जाएगा। उन्हें हथियारों के बल पर तितर-बितर कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद 2 आदमी सड़कों पर खाली कनस्तर पीटते और चिल्लाते निकले। एक ने कहा, शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में जलसा होगा, सब पधारें। दूसरा बोला, किचलू जी और सत्यपाल जी के संदेश पढ़े जाएंगे। प्रस्तावित जलसे की खबर डायर को दी गई तो वह बोला, तो ये बदमाश अभी भी इस बेवकूफ़ी पर अड्डे हैं। खैर अगर लोग सचमुच वहां जाएं तो बताना। शाम को 4 बजे डायर को और पक्की खबर मिली। महोदय, मी रहल का संदेश है, जलियांवाला बाग में 1000 लोग जमा हो चुके हैं। डायर बोला, बेवकूफ। ठीक है, देखें आखिर में जीतला कौन है। जालियांवाला बाग शहर के बीचों बीच था। उसके 4 तरफ मकान थे, जिस वजह से वह पूरी तरह घिरा हुआ था। उसमें केवल 3-4 जगहों पर संकरे से रास्ते थे। उधर जब डायर को रहल का संदेश सुनाया जा रहा था, तब भी संकरे मुख्य प्रवेश मार्ग से लोग लगातार बाग में आते जा रहे थे। एक आदमी बोला, उम्मीद है जलसे में कोई गड़बड़ नहीं होगी। कहते हैं सेना ने बहुत तैयारी कर रखी है। दूसरे ने कहा, अरे भाई, वह सब गए हैं, गड़बड़ क्यों होगी। हम शांतिपूर्ण नागरिक हैं, क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है। लोग आते गए, आखिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लड़के और कुछ नन्हे बच्चे भी भीड़ में थे। लोग कह रहे थे, सुने, हमारे नेताओं ने हमें क्या संदेश भेजे हैं। किचलू जी की जय, सत्यपाल जी की जय। उस दिन बैसाखी थी। बैसाखी पंजाबियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। आसपास के गांवों के बहुत से ग्रामीण अमृतसर आए हुए थे। स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में नहाकर सुस्ताने के लिए वे बाग में आ बैठे थे। थोड़ी देर में जलसा शुरू हुआ और कई वक्ताओं ने भाषण किए। दोस्तों, हमारे नेता डॉक्टर किचलू हमसे अलग कर दिए गए हैं, मगर वे हमारे दिलों में हरदम मौजूद हैं। इस जलसे की सदारत वही कर रहे हैं, हालांकि वे शरीर से यहाँ मौजूद नहीं हैं। तभी अचानक हवाई जहाज देख लोग भयभीत हो गए, पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें ढाढ़स दिया। वह बोला, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो मत, चिंता की कोई बात नहीं। हवाई जहाज अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। लोग शांत हो गए। जलसा जारी रहा। 8 लोगों ने भाषण दिया। वक्ता बोले, 10 अप्रैल को निर्दोष लोगों पर गोली चलाना सरासर अनुचित था। जिन लोगों के भाईबंद मारे गए, उनके साथ हमें हमदर्दी है। इस बीच डायर ने 90 फौजियों का आक्रामक दस्ता तैयार कर लिया था। 4:15 बजे उसे जलियांवाला बाग की ओर रवाना किया गया। फिर डायर और कैप्टन एफ.सी. ब्रिक्स एक मोटरगाड़ी में चले। उनके पीछे 2 बख्तरबंद गाड़ियां व एक पुलिस गाड़ी थी। वे बाजार और फवारा चौक से गुजरे। बाग के संकरे प्रवेश द्वार पर कैप्टन बोला, रास्ता बहुत संकरा है, बख्तरबंद गाड़ियां इसमें से नहीं गुजर सकती। डायर ने कहा, बुरा हुआ, हमारी मशीन गनें आसानी से इन लोगों का सफाया कर डालती। खैर, शायद हमारे सशस्त्र सैनिक भी काफी होंगे। डायर और ब्रिक्स संकरे रास्ते से आगे बढ़े। उनके पीछे सैनिक थे। रास्ते के अंत पर पहुंचकर उन्होंने विशाल जनसमूह को देखा तो डायर बोला, ब्रिक्स, तुम्हारे ख्याल में यहाँ कितने लोग जमा हैं? ब्रिक्स ने कहा, मेरे ख्याल से कोई 5000 होंगे, मगर बाद में पता चला कि वहां कम से कम 25,000 लोग थे। 30 सेकंड के अंदर डायर ने अपने सैनिक फैला दिए, गुर्वे बाईं ओर, बलूच दाईं ओर। 5:15 के लगभग 9वें वक्त के संपादक दुर्गादास वैद बोल रहे थे, सरकार की दमनकारी नीतियां की बीच में भयभीत चीखें आई, आ गए, आ गए।
हे भगवान! सशस्त्र सैनिक! चंद सेकंड में जनरल डायर ने आदेश दिया, गोली चलाओ। अचानक रोशनी कौंधी मगर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, हो, खाली छर्रे, खाली छर्रे थे ये। मगर जब कई लोग, कुछ मरकर कुछ घायल होकर गिरने लगे, तब लोगों को स्थिति की दुखद वास्तविकता समझ में आई। लोग अंधाधुंध भागने लगे, मगर वे जा कहां सकते थे? दरवाजे पर सिपाही बंदूकें लिए खड़े थे। जब लोग हड़बड़ी में आगे पीछे भाग रहे थे, सिपाही अपनी बंदूकें दोबारा भरकर गोलियां दाग रहे थे। वे नीचे निशाना लेकर गोली चला रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। बाग में चारों ओर की इमारतों के बीच 3-4 जगह थोड़ा खाली रास्ता था। लोग इनकी तरफ भागने लगे। डायर के आदेश पर बंदूकें सीधे इन जगहों की ओर मोड़ दी गईं, जहां से लोग भागने का प्रयत्न कर रहे थे। लोग गोली खाकर घिर रहे थे, फिर भी गोलीबारी नहीं रुकी। 10 मिनट बाद जब गोलियां चलनी बंद हुई, तो हर ओर मृतकों के ढेर थे। कम से कम 1000 लोग मारे गए और इससे तिगुने घायल हुए। घायल करा रहे थे, पानी, पानी, मगर सिपाही चुपचाप वहां से चल दिए। युद्ध में भी घायल शत्रु सैनिकों की प्राथमिक चिकित्सा की जाती है, मगर जलियांवाला बाग में निहत्थे नागरिकों को अपनी मौत मरने को छोड़ दिया गया। जब रात उतरी, जलियांवाला बाग युद्ध का मैदान लगता था, जहां चारों ओर सिर्फ मुर्दे और घायल पड़े थे। कुछ लोग हिम्मत करके संबंधियों को ढूंढने आए, मगर रात के 8 बजे कर्फ्यू लगने के बाद गोली न मार दी जाए, इस भय से उन्हें जल्दी ही लौटना पड़ा। उस रात विजय डायर सड़कों पर यह देखने को निकला कि उसके कर्फ्यू आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। वह बोला, हर ओर खामोशी है, कोई नजर नहीं आता। मैं सफल रहा। अब तो इन्होंने ब्रिटेन की ताकत का स्वाद चरख लिया है। क्या ये अपनी पुरानी चालें फिर अपनाएंगे? हमारे बैंक लूटेंगे, हमारी स्त्रियों को बेइज्जत करने की जुर्रत करेंगे? 14 अप्रैल को लाहौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर को डिप्टी कमिश्नर अर्निंग से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सेना ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाई। 10 मिनट तक गोलाबारी जारी रही। मुझे अफसोस है कि मैं मौजूद नहीं था। हाँ, आखिर में अर्निंग को समझ आई कि अपने नागरिक कर्तव्यों को छोड़कर सैनिक शक्ति पर भरोसा करने का क्या अर्थ होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को डायर का भी संदेश मिला। स्थिति काबू में, 200 व्यक्ति मारे गए। अमृतसर में पूरी शांति है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला, अच्छा है। जलियांवाला बाग की घटना को सभी सही सोच वाले अंग्रेजों ने भयंकर कांड कहा, मगर सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इस कारनामे की भयंकरता ढकने की हर कोशिश की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला, सिर्फ 200 मृत, इतना हल्ला किस बात का है? हमने फिर से ज्यादतियों का होना रोका है, हमने विद्रोह कुचला है। वास्तव में बाद में अंदाज लगाया गया कि कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए थे और 3000 घायल हुए थे। कई वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों ने डायर की कार्रवाई को सराहा। एक ब्रिटिश अधिकारी बोला, जनरल डायर की कार्रवाई की बुद्धिमत्ता इस बात से पूरे तौर पर सिद्ध हो जाती है कि तब से अमृतसर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा अधिकारी बोला, डायर ने पूरे उत्तर भारत में एक प्रकार के आम विद्रोह को टाला है। ब्रितानियों ने जलियांवाला बाग कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर था और लोगों को पंजाब राज्य में स्वेच्छा से आने जाने की छूट नहीं थी। इसके बावजूद खबर मुहज़बानी फैल ही गई। भारत में ब्रिटेन की साख को जलियांवाला बाग की घटना से बहुत धक्का पहुंचा। मोतीलाल नेहरू का अंग्रेजों की ईमानदारी और न्यायपरायणता में विश्वास था, वह डिग गया। वे बोले, अपने नेताओं को सुनने आए निर्दोष व्यक्तियों को क्या बलि।
का बकरा बनाया जाना चाहिए? प्रमुख कांग्रेसियों ने पंजाब में जाकर छानबीन करने के अधिकार की मांग की। जब आखिरकार उन्हें जलियांवाला बाग को देखने की अनुमति मिली, तो वे देखकर सन्न रह गए। दीवारों पर गोलियों के निशानों से जाहिर है कि डायर ने सीधा वही निशाना साधा जहां भीड़ सबसे घनी थी। उसने उनका खात्मा ही कर डाला होगा। नेहरू ने कहा, डायर ने जरूर देख लिया होगा कि लोगों के पास भागने को कोई रास्ता नहीं है। वे अंदर फंसे हुए थे। आदमियों और बच्चों पर जानबूझकर गोली चलाई। गैर सरकारी जांच समिति ने, जिसके गांधी जी एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, कहा, जलियांवाला हत्याकांड बच्चों समेत निर्दोष और निहत्थे लोगों के विरुद्ध इरादतन किया गया अमानवीय कृत्य था, जो आधुनिक ब्रिटिश शासन के इतिहास में क्रूरता के लिए बेमिसाल है। जैसे यह खबर धीरे धीरे भारत में फैली, इसका उग्र विरोध हुआ। तथ्यों को अब और छिपाना सरकार के लिए संभव न रहा। अंततः उसे एक जांच समिति बैठानी पड़ी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। कमेटी ने डायर से पूछा, क्या आप गोली चलाए बिना भीड़ को तितर बितर कर सकते थे? डायर बोला, कुछ देर के लिए कर सकता था, मगर तब लोग फिर वापस आ जाते और मुझ पर हंसते, और मुझे लगा, इससे मैं बेवकूफ लगूंगा। हंटर कमेटी ने इन दो मुद्दों पर डायर की आलोचना की कि उसने बिना चेतावनी के गोली चलाई और भीड़ जब तितर-बितर होने लगी, तब भी गोलीबारी जारी रखी। तब तक डायर को सरकार वीर समझती रही थी। अब हवा उसके विरुद्ध थी। कमेटी ने कहा, उन्हें जो आदेश था, उससे बहुत आगे बढ़ गए। सरकार को वह अत्युग्र कदम स्वीकार नहीं। 1 महीने बाद डायरे को प्रधान सेनापति का पत्र मिला। उसमें लिखा था, अपने पद से इस्तीफे की आज्ञा के लिए आपका प्रार्थना पत्र यथाशीघ्र मिल जाना चाहिए। डायर को धक्का लगा। उसका विचार था कि उसने सरकार की बहुत बड़ी सेवा की है। उसने अपना इस्तीफा तो भेजा, मगर साथ ही विरोध पत्र भी। विरोध पत्र में उसने लिखा, मुझे अनुशासन स्वीकार है, मगर अपयश नहीं। मैंने सही कार्रवाई की थी। मैंने पंजाब बचा लिया। डायर ने इंग्लैंड लौटकर अपना बयान पेश किया। अनेक अंग्रेज डायर से सहमत थे। उनके विचार से उसने पंजाब में जो सख्ती बरती, उससे अन्य राज्यों में गड़बड़ी नहीं फैली। एक अंग्रेज बोला, बेकसूर डायर को ये राजनीतिज्ञ बलि का बकरा बना रहे हैं। दूसरा अंग्रेज बोला, बिल्कुल, उसने ब्रिटिश साम्राज्य को बचा लिया। जहां तक भारतीयों की बात है, जलियांवाला बाग का कांड ब्रिटिश राज के खात्मे की शुरुआत थी।